अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे और प्रॉफिट के अंदर ट्रेडिंग कर रहे होंगे। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले आप सबसे माजरत, मैं 2 हफ्ते आप लोगों को एनालिसिस नहीं दे सकता। मुझे पता है बहुत सारे मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा सीखते भी हैं, एंट्री पॉइंट्स भी उनको एनालिसिस से मिलते हैं, ओवरऑल उनको आइडिया भी मिलता है, ओवरव्यू भी मार्केट का मिलता है, गोल्ड की खास तौर पर और फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर भी उनको खासा ओवरव्यू मेरे एनालिसिस की वजह से मिलता है। मुझे इस चीज का आइडिया था। बच्चों, माजरत इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं सफर के अंदर था। पहला हफ्ता तो ईद का था, फिर दूसरे हफ्ते में मैं सफर में था और सफर की वजह से भी मैं जो है वो अपलोड नहीं कर पाया, अपडेट भी नहीं कर पाया। मेरी बड़ी कोशिश थी लास्ट वीक भी, बट अनफॉर्चुनेटली मैं लेट हो गया, मैं नहीं कर पाया। लेकिन इस हफ्ते मैं आ गया हूँ और उम्मीद है कि मैं कुछ सेटअप ऐसे दूंगा जिसमें आपकी कुछ ना कुछ हेल्प आउट होगी, मार्केट आपकी हेल्प करेगी। कोई एक डायरेक्शन या जो एक हेल्प होती है ट्रेडिंग में वो जरूर आपको मिलेगी। तो टाइम जाया नहीं करते, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर फोकस करते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस हमारा हमको क्या कहते हैं और हमारी डायरेक्शन क्या है। और उसके बाद फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर भी फोकस करेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस का भी एक ओवरव्यू लेंगे। लेकिन किसी दिन हम फंडामेंटल्स को मैं सोच रहा हूँ कि फंडामेंटल्स का थोड़ा हिस्सा बढ़ाऊं, दायरा कार बढ़ाऊं, थोड़ा सा टाइम फंडामेंटल्स के ऊपर। लेकिन आप कमेंट्स में जरूर बताएं कि अगर वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, क्योंकि फंडामेंटल्स ना, एक चीज जैसे सीपीआई को एक्सप्लेन करना है ना, तो उसके लिए टाइम चाहिए कि ये होगा तो सीपीआई का रिजल्ट ये है, ये होगा तो ये। तो जीडीपी के बारे में भी या अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स के बारे में भी ये अगर ये चीजें बतानी है तो डेफिनेटली टेक्स टाइम, थोड़ा टाइम लगेगा। बट वो आप लोग कमेंट्स में बताओगे कि वीडियो अगर लंबी भी हो जाए सर कोई, तो आप बनाएं। तो अगर मुझे वोट ज्यादा हुए, कमेंट ज्यादा हुए, तो मैं डेफिनेटली उसको ट्राई जरूर करूंगा। और मैं पिछली वीडियोस में करता भी रहा हूँ, फंडामेंटल्स के ऊपर काफी बहस करता रहूं। अच्छा, गोल्ड के सेटअप के ऊपर बात की जाए तो गोल्ड में प्यारे बच्चों प्राइस एक्शन का, अब बहुत सारे लोग कहते हैं प्राइस एक्शन जनाब ये वो। प्राइस एक्शन मार्केट के स्ट्रक्चर के ऊपर एक मेथड है। प्राइस एक्शन मेथड का एक पैटर्न है हेड एंड शोल्डर। लास्ट जो वीक गुजरा है, गोल्ड बाय जा रहा है, काफी लोग सेल कर रहे हैं। मुझे नहीं समझ आ रही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्राइस एक्शन का एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, बहुत ज्यादा प्यारा, बहुत ज्यादा क्लियर हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जिसका ब्रेकआउट हुआ, प्रॉपर रीटेस्ट हुआ और मार्केट फ्लाई किया। अब इस सारी सिचुएशन के अंदर जो सेल है इसको करने का मूड नहीं बनता। एटलीस्ट मिनिमम भी अगर आपने सेल करना भी है तो कम से कम जहां तक इसका फार्मूला एक्स हिट नहीं होता, फार्मूला एक्स की टीपी हिट नहीं होती, आई डोंट थिंक सो कि इसको सेल करना भी चाहिए था। और ऑलमोस्ट फार्मूला एक्स की टीपी तो हिट हो चुकी है, थोड़ा और भी बढ़ा लें, विक्स भी इंक्लूड करें तो फार्मूला एक्स की जो टीपी है वो ऑलमोस्ट प्यारे बच्चों हिट हो चुकी है। तो ये एक लास्ट जो बाय गई है ना गोल्ड, मैं तो एनालिसिस नहीं किया, डेफिनेटली मैं ट्रैवलिंग में था। उसका रीजन ये है, ठीक है, उसका रीजन ये है, ठीक है। क्या रीजन है? एक बहुत ही खूबसूरत किस्म का हेड एंड शोल्डर का सेटअप है और उसके बाद इसके ऊपर फिर फार्मूला एक्स लगाएंगे। फार्मूला एक्स को लगाने के बाद हमारे पास एक जो है अल्लाह आपको भला करे, खूबसूरत सेटअप आ गया। अच्छा, ये वो रीजन था जिस वजह से गोल्ड बाय जा रहा था। अब अगली बात करते हैं। अब ये समझ आई होगी कि गोल्ड क्यों बाय जा रहा था। मैं अगर एनालिसिस करता, हालांकि सप्लाई एंड डिमांड की मैं क्लास ले रहा था, वहां पे मैंने इस चीज को वाजिया भी किया। अगर वो बच्चे देख रहे हैं तो कमेंट्स में जरूर वाजिया करें कि मैंने बताया भी था उनको कि ये एक पैटर्न बनने जा रहा है, ये वैलिड हो सकता है। अब यहाँ पे मेरे पास अभी जिस जगह पे करंट मार्केट खड़ी है, कुछ चीजें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप देख सकते हैं। सिंपल एज इट इज रखेंगे और वो पॉइंट कुछ इस तरीके के हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक रेजिस्टेंस लेवल है जहां पे मार्केट अभी भी खड़ी है। ऑलमोस्ट कह लें कि मार्केट इसके बिल्कुल करीब या इसके ऊपर बिल्कुल खड़ी है, ठीक है, इस लेवल के ऊपर। और ये, ठीक है, इस लेवल के ऊपर मार्केट आपकी आके खड़ी होगी। अब नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, वो थोड़ा सा आप लोगों ने लॉन्ग टर्म मूव के लिहाज से समझना है। अब ये जो लेवल है ना, ये सारा, ये इस गोल्ड को इस जगह से, यानी इन इस पॉइंट से थोड़ा सा नीचे धकेल सकता है। फॉर्मूला एक्स की भी टीपी ऑलमोस्ट हिट हो चुकी है,
तो ये जो लेवल है, ये जो पॉइंट है जहां मार्केट काफी देर रुकी है, ये आप देखें कि मार्केट इससे टकराई है, और टकराने के बाद जो है वो मार्केट एक मूव दे रही है डाउनवर्ड, कैसा फील हो रहा है, गिरेगी। लेकिन ये हायर लो हायर हाई भी हो सकता है। तो मैं H4 के अंदर अगर मैं एक चीज देखूं, H4 के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप नेक्स्ट मूव लेना चाहते हैं, एक लॉन्ग टर्म मूव लेना चाहते हैं, तो आपको इस लेवल के ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा। अब ये जो ब्रेकआउट है ये होगा 1966 से 1970 के दरमियान। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो मार्केट जो है वो नेक्स्ट मूव जो देगी वो 1982, यानी कि ये जो पॉइंट है 1982 ऑलमोस्ट 84 तक, यहाँ तक मार्केट जा सकती है। और अगर ये 84 वाला पॉइंट भी मार्केट ब्रेक करती है, ये वाला पॉइंट भी मार्केट जो है वो ब्रेक करती है, एक सेकेंड मैं इसको मार्क कर लूं, ये वाला सारा एरिया भी मार्केट ब्रेक करती है, तो देन फिर इसका जो टारगेट हो सकता है वो अपवर्ड, मुझे लगता है कि वो 2000 मार्केट जो है वो करेगी। तो ये लॉन्ग टर्म एनालिसिस के अंदर मैं देख रहा हूँ कि अगर ये लेवल ब्रेक होता है देन ये है, ये होता है तो देन ये है। पॉसिबिलिटी है कि इस लेवल को मार्केट रिस्पेक्ट ना दे, लेकिन मार्केट है तो किसी टाइम पे भी किसी लेवल को भी रिस्पेक्ट दे सकती है। तो इस लेवल को ये भी इस लिहाज से भी मार्क रखना है, और इस सप्लाई जो कि टेस्टेड भी लग रही है लेकिन प्रॉपर टेस्टेड नहीं है, इसको भी मार्क करके रखना है आप लोगों ने। ठीक है, ये भी, एंड यानी कि ये जो लेवल है ये भी स्ट्रॉन्ग है। तो ये अगर ब्रेकआउट होता है तो देन ये लेवल, अगर ये होता है तो देन 2000 का लेवल है। H4 के ऊपर ये सारी डायरेक्शन मेरे को मिली। अब चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, इंट्राडे टाइम फ्रेम के अंदर, कि वहां क्या मिलता है। तो वहां पे मेरे पास एक सेटअप अवेलेबल है। ये भी बड़े काम की चीज होगी, ये भी बड़े मजे का सेटअप होगा अगर मार्केट इस तरीके से बिहेव कर जाती है। इसको जरा मजीद छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं, विच इज M30 M15। M30 मेरे ख्याल में बेस्ट है, M15 छोटा हो जाएगा। M30 के अंदर जो मेरे पास चीज आई है वो कुछ इस तरीके की है। ये ऊपर हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल, एंड डाउनवर्ड हमारे पास एक जो है वो कंप्लीट सपोर्ट लेवल, जिसमें हमने विक्स को भी कवर किया है। और ओवरऑल अगर मैं मार्किंग करूं तो मैं कुछ इस तरीके से पूरे को मार्क करके रखूंगा, पूरे ट्रेंड को इस तरीके से ये। तो मुझे लगता है कि मार्केट अगर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देती है, न्यूज के बगैर डाउनवर्ड ब्रेकआउट देती है, प्रॉपर कैंडल की क्लोजिंग देती है, ठीक है, तो आपको ये जो एरिया है अगर मार्केट ब्रेकआउट करती है इस एरिया का, तो आपको किसी न किसी तरफ एंट्री मिल सकती है इंट्राडे के अंदर। ठीक है, इंट्राडे के अंदर जो एंट्री है वो आपको खासी मिल सकती है। अब ये एरिया देख लें, ठीक है, M15 पे भी इसको देख लें। मार्केट थोड़ा सा गई थी वो, बट न्यूज की वजह से भी था, और विक्स भी थी उस वक्त। ठीक है, तो विक्स का भी ब्रेकआउट ला दूं, यानी विक्स को भी मार्क करके रखें, क्योंकि गोल्ड है वो किसी भी विक्स से भी रिजेक्शन पकड़ सकता है। तो मैं तो ओवरऑल इस तरीके से ये एरिया मार्क करूंगा, और इस एरिया के अंदर ट्रेड करने के बजाय इस एरिया के ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड करना पॉसिबल समझूंगा। लेकिन याद रखिएगा, ये डाउनवर्ड के बजाय अपवर्ड भी ब्रेक हो सकता है, क्योंकि रेक्टेंगल के तौर पे भी मार्केट एक्ट करेगी, और रेक्टेंगल भी जो है वो ट्रेंड कंटिन्यूशन के तौर पे एक्ट करता है। ठीक है, क्योंकि ट्रेंड के मिड में है, और इस तरह का अगर सेटअप हो रेक्टेंगल टाइप का, तो ये भी ट्रेंड कंटिन्यूशन के तौर पे एक्ट कर सकता है। तो ब्रेकआउट के ऊपर, प्रॉपर ब्रेकआउट के ऊपर फैसला कीजिएगा, प्रॉपर जो रूल्स ब्रेकआउट्स के बताएं आपको उसके ऊपर फैसला कीजिएगा। अब फंडामेंटल्स की बात की जाए तो मंडे जीडीपी की क्वार्टरली रिपोर्ट है, क्वार्टरली और ईयरली रिपोर्ट है, जिसके अंदर चाइनीज येन जो है वो खासा बाय जाता नजर आ रहा है, क्योंकि 4.5 से 7.1% ग्रोथ है, जो कि बहुत ज्यादा है। और जेपीवाई पेयर्स में इतनी ज्यादा मूवमेंट नहीं होगी, बैंक हॉलीडे है जापानीज येन की, लेकिन डेफिनेटली जो पेयर्स जिसमें जीबीपी जेपीवाई है, जीबीपी अगर स्ट्रॉन्ग होता है या वीक होता है तो उस जैसे मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। जेपीवाई का खुद जो है वो बैंक हॉलीडे है, तो ओवरऑल जो पेयर्स मेन जिनमें जेपीवाई स्ट्रॉन्ग है, तो वहां पे मूवमेंट आपको कम नजर आएगी। जीडीपी की न्यूज है, इसको भी आप ट्रेड नहीं करते चाइनीज येन को। उसके बाद यूएसडी एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स,
व्हिच इज़ नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर। मार्केट का कोई बहुत बड़ा इंडिकेटर नहीं है, बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं है। ये सिर्फ़ एक मार्केट में एक बिहेवियर के ऊपर एक स्टेटमेंट होती है। इसके ऊपर भी कभी तफ़सीली बात करेंगे, बट आप ओवरऑल देख लें डाटा इसका कभी भी इतना वैसे नेगेटिव इतना नहीं हुआ, इम्पैक्ट कभी भी नहीं हुआ। लेकिन डाटा भी इतना ज़्यादा हाइली बीरिश नहीं आया कि मार्केट 6.6 से 3.5 जाए। ठीक है? लेकिन मैंने इस डाटा को कभी भी इतना ज़्यादा लेकिन मूव ज़रूर करेगी मार्केट, डेफ़िनेटली इम्पैक्ट करेगी। लास्ट टाइम आपको याद हो कि इतना ख़ास कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ था, लेकिन ये डाटा जो है वो हाइली बीरिश है। अच्छा, उसके बाद ऑस्ट्रेलियन डॉलर की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग मिनट्स हैं, ये डेफ़िनेटली मॉनेटरी पॉलिसी वाली मीटिंग मिनट्स जो हैं, ये आपको देखने पड़ेंगे, पढ़ने पड़ेंगे। उसमें अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है, वो मज़बूत हो सकता है और अगर इंटरेस्ट रेट कम कर देते हैं, ये थोड़ा-सा आप न्यूज़ में भी चीज़ें फ़ॉलो किया करें, न्यूज़ चल रही होती है इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर। फिर सीपीआई की बारी है, सीपीआई की मंथली रिपोर्ट है और डेफ़िनेटली मंथली रिपोर्ट जो है वो इफ़ेक्ट करती है, मोस्टली कर जाती है जिसमें सीपीआई की रिपोर्ट जो है इसमें मीडियन ट्रिम्ड सीपीआई जिसमें जो सीएडी है वो थोड़ा बीरिश नज़र आ रहा है, स्लाइटली बीरिश नज़र आ रहा है। 5:30 पे ये न्यूज़ है और इस न्यूज़ के डाटा के अकॉर्डिंग क्योंकि मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि बीरिश हो सकता है। अब कोर रिटेल सेल्स की और रिटेल सेल्स की मंथली रिपोर्ट है जिसके अंदर डाटा जो है वो थोड़ा-सा बुलिश नज़र आ रहा है और ये भी 5:30 के ऊपर है, इसके अंदर डाटा मुझे बुलिश लग रहा है। एक न्यूज़ थी जिसमें डाटा बीरिश लग रहा था, ऊपर मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स वाली और कोर रिटेल सेल्स वाली जो न्यूज़ है इसके अंदर डाटा बुलिश लग रहा है और होना कुछ भी नहीं देना आगे। बट ये हेल्प कर सकती हैं छोटे-मोटे ब्रेकआउट, छोटे-मोटे मूवमेंट्स और इन चीज़ों के अंदर। सीपीआई की क्वार्टरली रिपोर्ट है जो कि बीरिश है, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। सीपीआई की ईयरली रिपोर्ट है, इसका भी क्योंकि डाटा तो ख़ैर काफ़ी फ़र्क है 8.7 से 8.2 है। तो इसमें ये है कि जीबीपी के लिए ये बीरिश न्यूज़ है लेकिन इतना बड़ा क्योंकि ईयरली रिपोर्ट के अंदर उस तरह ऑलरेडी पूरे साल की रिपोर्ट होती है ना, तो पूरे साल में 12 महीने होते हैं। 12 महीने की रिपोर्ट ये अलग देते हैं और उस रिपोर्ट का अलग इम्पैक्ट होता है, तो ऑलरेडी पूरे साल इन्वेस्टर्स ने पर मंथ के हिसाब से उसका जो मूवमेंट है वो डिसाइड की होती है। तो इसलिए ईयरली रिपोर्ट है तो बीरिश लेकिन उस तरह इम्पैक्ट नहीं दे पा रही होती, जिस तरह मंथली रिपोर्ट इम्पैक्ट देती है सीपीआई की। फिर है एम्प्लॉयमेंट चेंज, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जिसके अंदर जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है वो हाईली बीरिश नज़र आ रहा है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट भी कम हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट में कोई चेंज नहीं है। लेकिन अगर एम्प्लॉयमेंट कम हुई तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी शरह बेरोज़गारी जो है वो ख़ासी बढ़ेगी। अब इस हफ्ते की अगली और सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो मुझे लगता है जिसपे मार्केट को रिएक्ट करना चाहिए, बाकी इन्वेस्टर्स बेहतर जो है वो डिसाइड करेंगे, मार्केट बेहतर डिसाइड करेगी, जिसके अंदर डॉलर डॉलर जो है वो हाइली बीरिश नज़र आ रहा है। अब डॉलर हाइली बीरिश का मतलब गोल्ड हाइली बुलिश, ठीक है? यानी बकाया जो पेयर्स हैं वो हाइली बुलिश। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का इम्पैक्ट भी कभी-कभार हो तो बहुत अच्छा होता है, बहुत तगड़ा होता है और लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर अनएम्प्लॉयमेंट वाली न्यूज़ काम कर जाए, लेकिन करेगी तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगी मार्केट में। और जुम्मे वाले दिन कोई न्यूज़ नहीं है, जुम्मा बोरिंग रह सकता है हमारा और ये फंडामेंटल्स की हाल-ए-हवाल है, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के लिए हाज़िर रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।